गया हूँ एरंडोल, मलकेर गया हूँ मैं। एरंडोल में पाठशाला लगी है ना किरण आपने? एरंडोल में पाठशाला आई है पिछले सत्र में। टाइम हो गया है, कोविड के पहले हुई थी। कचगांव में लगा था। कचगांव हाँ कचगांव, राइट राइट। और बाकी लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 9, अच्छा। बाकी आप लोग? एक ही गांव के सर। खरगोन नागजीरी, सारे खरगोन नागजीरी से? अच्छा हाँ हाँ। किरण, हाँ अंदर सेटअप जमाओ ना या तो बैठने का, बट अंदर इतनी चेयर नहीं बनेगी, है ना? यहाँ पे बोर्ड भी। हाँ ठीक है। आप सभी केले के लिए ही आए हैं? इसमें कितने किसान ऐसे हैं जिनका केला लगा हुआ है? ऑलरेडी लगा हुआ? हाँ आपका लगा हुआ है। आप भी महाराष्ट्र से हो? बाकी आप लगाना चाहते हो? ओके। एक बात फिक्स से समझ लो, आप जब घर से बाहर निकले हो ना और केले की बात करके निकले हो तो आस पड़ोस वाले गांव वालों को सबको समझ में आ गया आपके जेब में पैसा है। केले की खेती वही करता है जिसके जेब में पैसा है। किरण, दरवाज़ा बाहर की साइड खोल दे, हवा आती रहेगी, थोड़ा पूरा खोल दे। केले की खेती करना मतलब कि पैसे वाले किसान का काम है, ऐसा थोड़ा सीन मार्केट में बन चुका है। और वो सीन बना हुआ है जो दवाइयाँ बेचते हैं, खाद बेचते हैं, इनकी वजह से। क्योंकि केला लगाने के बाद साल भर कुछ न कुछ डलता रहेगा। थोड़ा दवाई डला, थोड़ा खाद डला, कुछ ड्रेंचिंग किया, कुछ पोंगा भराई किया, कुछ स्प्रे किया, कुछ फंगीसाइड डाला, कुछ टॉनिक दिया, कुछ न कुछ केले वाले किसान के जेब से 2 रुपया मार्केट में जाता ही रहेगा, फिक्स है। तो इसलिए केले जिसने लगाया उसकी छवि ऐसी है कि ये पैसे वाला किसान है। हाँ वैसे समझ में जाए। सोन में बैठ जाओ ना इस पर। कुछ चेयर इधर ले आओ या यहाँ पे आ जाओ सोफे पे। नहीं अच्छे हैं। हाँ ठीक है, चेहरा दिखने को चाहिए। इधर आ जाएंगे ओके। बाद में। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो एक एक करके आप पहले प्रश्न बताओ कि आप क्या सोच विचार लेके किसान दरबार में आए हो, क्या आपके मन में चर्चा करने का है वो पहले बताओ। फिर उसके साथ साथ जो केले में बातें अच्छी रहेगी वो भी मैं बताऊंगा। आप महाराष्ट्र से शुरू करो। मेरा ऐसा सवाल था कि आपने जो यूट्यूब को आपका जो भी आप कार्यक्रम देखते यूट्यूब को आपका, तो उससे मैं ऐसा पूछना चाहता भाई साहब कि हमें लंबे साइकिल का केला लगाना है, इसलिए हम इधर आए हैं। कम साइकिल का पौधा लगाना है, लंबा चलेगा, इसलिए आप इधर आए हो? जी हाँ। हाँ ठीक बात है। और कोई? केला कौन सी सीजन में अच्छा रहता है लगाना? कब लगाना अच्छा रहता है? अच्छा एक एक प्रश्नों के मैं जवाब देते जाता हूँ, ठीक है? जैसे आपने बताया कि कम साइकिल का पौधा लगाना है जो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा दिन चले। अभी ये आपने थोड़ा सा किसान पाठशाला देखा है तो ये प्रश्न आने लगे हैं आपके पास। हाँ मार्केट में अगर आप चर्चा करोगे तो आपको बोलेंगे ये भाई थोड़ा सा कुछ तो विचलित है, पागलों की जमात में शामिल हो रहा है? क्योंकि किसानों के बीच में केला मतलब एक साल अच्छा आएगा, दूसरा साल अच्छा आएगा नहीं, और तीसरा निकाल के बदलना पड़ेगा। दूसरा रटून का पैसा आपका 1 रुपये 2 रुपये कम आएगा। ऐसा होता है ना, केला खरीदने वाले आते हैं। एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि पहले तो 1700 पौधे लगते थे 5 बाय 5 में, फिर बीमारियां ज़्यादा आई तो मैं भी 2014 से बोलना चालू किया हूँ कि 1200 से ज़्यादा मत लगाओ, 5 बाय 7 करो। तो फिर पौधे बेचने वालों ने कुछ ने चालू किया 5 बाय 6, 1450 पौधे। अभी नया वापस एक कॉन्सेप्ट आ गया है वी आकार का केला लगाना, 1 एकड़ में 2000 केले लगाना। ऐसे कहीं आपको सुनने को और मिलेगा। कुल मिलाकर सारी प्रक्रिया जो मार्केट में चल रही है वह पौधे कैसे ज़्यादा बिके, और केले जब आपके खेत में लगता है केले का पौधा
तो दुकानदार के पास जाएं या जो एग्रोनॉमिस्ट बाइक लेके हमारे खेत में आता है, जो समझाता है कि क्या खाद दवाई डालना, वो मित्र जब डोज लिख कर देता है, वो डोज लिख के देता है कि 1000 पौधे पे क्या खाद डालना है। केले में कभी भी कोई एकड़ पे क्या डालना है नहीं बताएगा, है ना। जो केले लगाते हैं उनको पता होगा 1000 पौधे पे क्या डालना। तो जितने ज़्यादा पौधे खेत में लगाएंगे उतना ज़्यादा खाद और दवाई खेत में जाएगा और उतना 2 पैसा आपके जेब से जाएगा। तो जो आपने प्रश्न पूछा है ये आप सभी के लिए सुनने लायक है कि केले की खेती में जितना कम पौधा लगाओगे उतना ज़्यादा साल खेत में चलाओगे। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंकिंग है। जितना ज़्यादा पौधा खेत में लगाया, डेंस कर दिया, तो 1 साल में ही निकाल के बाहर करना है, फिर अगले साल दूसरा पौधा लगाना है। और कम पौधा लगाया तो आप 2 साल चला सकते हो, और कम लगाया तो 3 साल 4 साल चला सकते हो। केले में जो सबसे बड़े मास्टर है, ऑलरेडी हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अभी आप लेटेस्ट हमारा O2 पार्क पे वीडियो देखोगे तो हम इंडोनेशिया में 6000 हेक्टेयर में केले की खेती करने जा रहे हैं, जिसमें 20 हेक्टेयर से हमने बीज रोपण कर दिया, अभी चालू कर रहे हैं। कितने में? 6000 हेक्टेयर में आपके भारतवासियों की खेती इंडोनेशिया में होगी, और वहाँ के लोग हमसे सीख रहे हैं, हम जाकर वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 एकड़ में 700 से 800 पौधे। कितने? 700 से 800 पौधे मात्र लगाएंगे तो वो आपके खेत में 3 साल 5 साल 10 साल केला चलेगा, एक ही बार लगा के। केले की खेती को सस्टेनेबल करना है तो उसका एक ही तरीका है, कम साइकिल का पौधा और एकड़ पे पौधे की संख्या कम। ये बातों को ध्यान रखना है। साइकिल क्या होती है? जब लेबोरेटरी के अंदर पौधा बनता है तो बोतल में पौधा बनाते हैं, उसके अंदर एक क्लोन रखते हैं 1 इंच बाय 1 इंच का। वो जो क्लोन रहता है वो 28 दिन में मल्टी होके बाहर आता है। तो भारत सरकार ने हर टिश्यू कल्चर कंपनी को बोला है 8 साइकिल से ज़्यादा आपको मल्टी नहीं करना है। 1 के 3, 3 के 9, 9 के 81 बोतल के अंदर पौधा रहता है, वो 28 दिन में बड़ा होता है, 3 पन आते हैं, उसको काट के अगली बोतल में डालते हैं। तो 1 की 3 बोतल मतलब 1 के 3 पौधे, अगले 28 दिन में 3 के फिर 3 तो 9, अगले 28 दिन में 9 के फिर 3, ऐसे मल्टी होते हैं। इसको बोलते हैं साइकिल। भारत में एकमात्र कंपनी है बी किसान जो कम साइकिल का पौधा बनाती है। तो भैया ने जो प्रश्न पूछा कम साइकिल का पौधा लगाएं तो कैसे चलाएं, तो लेब में कम साइकिल का पौधा बना है तो आपके खेत में वो ज़्यादा साइकिल लेता है। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं। केवल आप जब शाम को मित्रों के साथ बैठोगे, सुबह चाय पार्टी में बैठोगे, कहीं फंक्शन में खड़े हुए और आप बोलोगे मैंने कम साइकिल का पौधा लिया, तो वो थोड़ा हंसी मजाक करेंगे। जिसने नहीं सुना, जिसको जानकारी नहीं है, वो पूछेंगे यार मैं 2000 पौधे एकड़ पे लगा रहा हूँ, तुम 800 1000 पौधे लगाने की बात कर रहे हो। आपका जलगांव 200 साल से केला लगा रहा है ना। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा केली का बेल्ट है जलगांव। थोड़ा सा मध्य प्रदेश जुड़ता है उसमें, बुरहानपुर, हाँ, बुरहानपुर, जलगांव, साउदा, फैजपुर, चोपड़ा, सिरपुर, नंदुरबार, धुलिया और आपका अक्कलकुआं, ये जो बेल्ट है पूरा ताप्ती का किनारा, इसमें जलगांव जो है वो सबसे ज़्यादा केला लगा रहा है 200 साल से। आप थोड़ा इतिहास उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा महंगा माल खरीदने वाले व्यापारी जलगांव में है क्या? नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से दूर है। अब वो सीख रहे हैं, जैसे अब आप समझ रहे हो, सीखने को तैयार हो कि कम पौधा लगाएं। सबसे महंगा माल कहाँ बिकता है आज भी भारत में? तेंबुर्नी, अकलूज, सोलापुर, इंदापुर, सतारा, सांगली, आंध्रा। हाँ, आज मेरी गाड़ियाँ जो तेंबुर्नी में कट रही है वो
15 रुपये 18 रुपये की कट रही है 22 तक इंदापुर और 20-22 तक जा रही है। और आपके चोपड़ा में आज भी रेट कट रहा होगा 9 रुपये से 12 रुपये, नहीं 4-5। ज़्यादा 600। फ़र्क क्या है, हमें दुकानदारों की सुनना है, पौधे बेचने वालों की सुनना है, या एक्चुअल में जो माल खरीद रहा है वो ज़्यादा पैसे किस माल के दे रहा है वैसा माल बनाकर उनकी सुनना है। कॉन्सेप्ट क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे, खरीदार से। खरीदार कौन सी जगह ज़्यादा बैठे हैं, तेंबुरनी, अकलूज, सोलापुर। वहाँ का रेट आज 20 रुपये का है, हमारे चोपड़ा का रेट आज 5 रुपये का है। ठीक है, तो वहाँ क्या अलग है, वहाँ ये अलग है कि 1 एकड़ में 5x9 पे लगे हैं पौधे 900, 1 एकड़ में 5x8 पे लगे हैं पौधे 1100, 1 एकड़ में 5x7 पे लगे हैं 1200। 1200 से ज़्यादा कोई लगाता ही नहीं इंदापुर में। और दूसरा, एक तो कम पौधे और ग्राफ ढीला, दूसरा कम साइकिल के पौधे लग रहे हैं, बीमारियां कम आ रही। जो ज़्यादा साइकिल के पौधे लगा रहे हैं, इंदापुर में अभी बंची टॉप वायरस आना चालू हो गया है, सिगाटो का चालू हो गया है, तो अब वहाँ पर बी किसान के पौधों की डिमांड ज़्यादा है, हम दे नहीं पा रहे हैं। तीसरा, ग्राफ और प्लांट अच्छा लगाने के साथ साथ साल भर लगाते हैं वो, 365 दिन। आपने पूछा कब पौधा लगाना, तो प्लांट लगते हैं साल भर, 365 दिन लगते हैं। आइए जी, इधर बैठो। नमस्ते जी, आइए, नमस्कार सर। बाहर की साइड खोलो उसको। एक्चुअली आज ना किसान दरबार है, और मैं संडे लगभग रहता ही हूँ कि पूरे भारत से कुछ न कुछ फार्मर आए बेटे। यस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृषक जगत, थैंक यू। बैठिए। ये जो कुछ फार्मर हैं ये अपने मध्य प्रदेश के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, और अलग अलग राज्यों से हैं। मित्र हैं ये आपके मालवा से, ये भी केले में कुछ अभी सोच रखना स्टार्ट कर रहे हैं कि केले की खेती शुरुआत करें शायद। केला पपीता है ना। आप कौन से क्षेत्र में हो मालवा? कन्नौज सतवास, कन्नौज बेल्ट से हैं। अच्छे समय पे आए हैं, बस जस्ट चर्चा चालू किया था। ठीक है, तो मैं जो बात बतला रहा था कि हमें कम साइकिल का पौधा, एकड़ पे पौधे की संख्या कम, और 365 दिन लगाना है ताकि बड़ा व्यापारी जो लंबी दूर केला भेजता हो वो ज़्यादा पैसे देगा, वो हमारे क्षेत्र में रहे। ये शायद आपका भी प्रश्न निकल के आएगा कि हम केला कब लगाएं, कैसे लगाएं ताकि हमें ज़्यादा रेट मिले और व्यापारी अच्छा है। ये कॉमन क्वेश्चन है, अभी जस्ट इनका क्वेश्चन आया था, उसी का आंसर दे रहा था। भारत में एक एरिया है जो सबसे ज़्यादा केला जहाँ महंगा बिकता है, उस क्षेत्र का नाम है तेंबुरनी, सोलापुर, महाराष्ट्र में। ये जो मित्र हैं ये जलगांव से हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा केला लगता है, बट केला सबसे सस्ता बिकता है इनके यहाँ पर। हाँ, अभी का रेट एक बड़ा क्वेश्चन है। कुछ मित्र जो नए हैं ना, आप भी जैसे नए हैं, तो पूरा पेपर ब्लैंक है, खाली है, तो हमें उस स्लेट पे लिखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है मुझे। अभी जो जलगांव वाला बेल्ट है, ये पेपर पूरे भरे हुए हैं आप लोगों के। आप कितना भी मुझसे सुन के जाओगे ना, घर जा कर के एक काका के पास बैठोगे, शाम को चाय की चुस्की लेने के लिए चर्चा करोगे। किसान पाठशाला में गया था, बलराम भाई ने बोला एकड़ पे 1000 पौधे से ज़्यादा मत लगाना। वो काका बोलेगा यार मैं अभी तक 2000 पौधे लगा रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, किससे पूछ के आ गया, किससे सुन के आ गया। तो वो जो लिखाई पढ़ाई ज़्यादा है ना, वो पेपर पे लिखना मुश्किल है, उसको पहले काटना है। उसकी उनकी सुनने का रीति इधर नहीं आते ना। यस यस। बुजुर्ग लोग बोलते हैं इतनी मिट्टी लगानी पड़ती, तुम तो इतनी भी लगाता नहीं, इतनी लगाता है, इतनी लगाते थे हम। चेंज करना है, इसके वास्ते तो आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। कम साइकिल का पौधा लेंगे तो खेत में ज़्यादा दिन चलेगा, कम पौधे लगाएंगे
तो हम खेत में ज़्यादा लंबे साल चला पाएंगे। क्वालिटी का एक जुड़ाव है, जो व्यापारी माल खरीदता है उसको कुछ पैरामीटर है कि उसको कैसा केला चाहिए। व्यापारी जब पैसा आपको ज़्यादा देगा, जब उसके पैरामीटर के अनुपात में हम उसको केला सप्लाई करेंगे। अब ये इतनी बातें मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ग्रुप केला खरीदता है। मेरा एक वर्टिकल है BK बनाना बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप गूगल पे लिखेंगे बाइंग एंड सेलिंग तो मेरा एक यूट्यूब चैनल आएगा। पूरे भारत में हम कहाँ से केला खरीद रहे हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो दिखेगा। 2006 से हम सीखना सिखाना जारी रखे हैं, बट 2010 से पूरे केले को समझा कि क्या चीज़ है। 2009 हमने केले को केवल R&D किया कि केला होता क्या है। और 10 में पहली बार मैंने लगाया मेरे खेत में, 6x6 पे केला लगाया। और 2011 में बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का पहला केले का एक्सपोर्ट हमारे खेत से हुआ। यहाँ पास में पिपलूद गांव है, वहाँ से हुआ। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन में इसलिए बतला रहा हूँ कि आपको कुछ शब्द याद रहे। जब आपको बाहर जाने के बाद कोई बहलाए फुसलाए तो आप उनको ये शब्दावली दे सको। और ये जो मैं चीज़ें बतला रहा हूँ, ये गूगल पे या आप यूट्यूब देखो या आप किसी से पूछो तो वहाँ से जानकारी लेना है, आपको सर्च करना है। वैसे हम यूट्यूब से ही जानकारी ले रहे हैं इतनी दिन से। 1 साल हुआ हमको केला लगाने को। 1 साल हुआ। मैं पहले भी 5 साल पहले ये भैया पहले लगाए थे क्या? 3 साल लिया, 5x6 पे लगाया था। पहले अपना देख के यूट्यूब पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि 5x7 पे जाए। क्या वो बड़ा अंतर दिखता है ना, वो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा अंतर नहीं मत लेने वाला। वो धूप आएगी, ऐसा हो जाता है, गर्मी में वो पड़ेगा, वो घबरा देते हैं। अभी 5x7.5 पे लगाया, 5 साढ़े 7 पे। प्लांट लगाया उसने। अभी एक प्लांट लगाया, वो उसमें बंद निकलने चालू हो गया। अभी जो मैंने एक 16 का वीडियो देखा था आपका 5x9 का, वही मेरे दिमाग में कुछ जाए। आइए इसलिए भाई साहब को मिलना है अपन को कि उसके बारे में पूछना है कि कम साइकिल वाला पौधा कैसा मिलेगा। ओके। आप जो नए मित्र हैं, आप लोगों के क्या प्रश्न हैं वो भी थोड़ा बताओ मुझे, तो मैं जब बातें स्टार्ट करूँ तो सबके बातों का समावेश लूँ। आपके कुछ प्रश्न हैं क्या? कौन सी फसल लगा रहे हो और केले में क्यों आना चाहते हो? जैसे मैं वेजिटेबल फसल लगा, हाँ है ना, तो उसमें क्या रहता है कि 50% खर्च लगता है हाँ और 50% बनता है। हाँ। आप ऐसी जानकारी दो जैसे केला लगाने का सोच रहे हैं, खर्च कम हो और मुनाफा हमको ज़्यादा हो। अल्टीमेट सारे किसानों की एक ही लाइन है कि खर्चा कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो। भाव हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खर्चा कम करेंगे तो जो भी बिक्री होगी उसमें 2 पैसा बचे। ये हमारे सबके भाव है, लेकिन हम पहुंचते कहाँ हैं पता है? हम हर साल कॉटन लगाते हैं, हर साल मिर्च लगाते हैं, हर साल करेला लगाते हैं। हम पहुंचते कहाँ हैं? जब हम लगाते हैं उस समय फिर तत्काल डिसीजन लेते हैं। कैसे? पड़ोसी ने आज लगा दिया तो मैं पीछे रह गया, मुझे कल तुरंत लगाना है। ऐसे डिसीजन है हमारे। पड़ोसी ने 3 दवाइयाँ और डाली है और मैं एक स्प्रे करना रह गया, तो मेरे से गलती कुछ हो गई, तो मुझे आज स्प्रे करना ही पड़ेगा। किसी भी रेट में मजदूर मिल रहा हो, दवाई महंगी ला करके स्प्रे करना है। ये कुछ ना एकदम गड़बड़ से डिसीजन है, तत्कालिक डिसीजन। और पड़ोसी को देखकर या गांव में जो दवाई दुकानदार बेचने वाला है उसकी सुनकर, या जो मित्र प्लेटिना लेकर हमारे खेत में आ गया, उसने एक पर्ची बनाकर दे दी, उसका हम डिसीजन ले लेते हैं। हमारे पास कुछ R&D है कि पिछले 2 साल में भी तो मैंने वेजिटेबल किया था, उसके पिछले भी मैंने वेजिटेबल किया था, उसमें भी मैंने इतनी दवाइयाँ डाली। और आज गर्मी केवल 1 महीना गया और वापस मैं तरोताज़ा हो गया जून में, फिर वेजिटेबल, फिर उतनी ही दवाई, फिर उतना ही खाद, फिर वही प्रक्रिया। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हम किसानों को। कहाँ पर रुकना पड़ेगा कि पुराने डेटा जो मैंने 2 साल 3 साल से खेती करी है उसमें मैंने क्या खोया, क्या पाया और कहाँ चूक हुई। वेजिटेबल में हर 15 दिन में 10 दिन में स्प्रे चाहिए, ठीक है, वरना वेजिटेबल होगी नहीं। पहली बात ये हम सब किसान मानते हैं। वेजिटेबल में खीरा, करेला,
गिलकी, भिंडी, टिंडी, टमाटर, अगर स्प्रे नहीं किया तो आएगा नहीं, ये हमें पता है ना। लॉक हो जाता है, उसका आगे का बेल चलना रुक जाता है, करेले का बेल है ना, टमाटर का नया डीरी आना रुक जाएगा, मिर्च का ऊपर का लौंग नहीं आएगा, हर ब्रांच में उसमें फल लगता है, वो चलना रुक जाएगा। अभी सिक्के का दूसरा पहलू, भारत के किसान इतनी ज़्यादा दवाइयाँ डालते हैं कि हम लोग जो वेजिटेबल खरीद के खा रहे हैं हमें कैंसर हो रहा है। ये भी एक सत्य बात है ना। सिक्के का दूसरा पहलू तो ये भी है, जो आपकी दवाइयाँ खरीदेंगे कौन? उत्तर भारत में कम वेजिटेबल होती है, वहाँ पर पैसे वाले लोग हैं, दिल्ली, आज़ादपुर मंडी, जितनी वेजिटेबल जाएगी उतनी बिक जाएगी। इंदौर में अच्छा एमपी का कैपिटल बन गया है, खूब बड़ा हो गया है, खूब बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, वो सब्जियां खूब खरीदते हैं, खाते हैं। पर सिक्के का दूसरा पहलू कि एमपी का किसान स्प्रे खूब करता है और किसान खुद कबूल करता है कि दवाई नहीं डालेंगे तो पकेगी नहीं। वेजिटेबल में खर्चा कम करना है तो एक छोटा सा विकल्प है वीएम स्प्रे। ये सारे वेजिटेबल वाले कोई सी भी वेजिटेबल लगा रहे हैं, अगर वाइसिनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो हम दवाई दुकान के पास जाना रुकेंगे। थ्रिप्स, माइट्स, इल्ली, फंगस, टॉनिक सबका काम करेगा। जब आप अभी कौन सा वेजिटेबल लगा है आपका? टमाटर है, गिलकी है। टमाटर है, गिलकी है। अभी टमाटर में आज सितंबर 5-6 तारीख है, आज अगर आपको स्प्रे करना है तो दवाई दुकान वाले को जाकर क्या बोलोगे? टमाटर में क्या करना है? कौन सी दवाई मांगोगे? फंगिसाइड हो गई, ब्लाइट आएगी, थ्रिप्स है, मकड़ी है, कॉमन हो गया है। आप कपास में अभी स्प्रे करो, थ्रिप्स मिलेगी, मकड़ी मिलेगी, पत्ते के नीचे की तरफ मकड़ी उसको उल्टा कर देगी, और थ्रिप्स है तो कपास को ऊपर की तरफ कर देगी, और मकड़ी है तो नीचे की तरफ कर देगी। वैसे ही टमाटर में तो आप दुकानदार को जाकर क्या बोलोगे? भैया कपास में माइट्स दिख रहा है, थ्रिप्स दिख रहा है, फंगस आ सकती है, और एक आध कोई टॉनिक दे दे, फ्लावरिंग अच्छी सी आ जाए, बोल बड़े हो जाए, जड़ फुटाव हो जाए। तो अब वो क्या दवाई देता है? 4 प्रकार की देगा वो। एक पैक बना के देगा। एक देगा थ्रिप्स की, एक देगा माइट्स की, ये तो हो गया तेरी थ्रिप्स माइट्स का, और इसके साथ ये फंगिसाइड ले लो, 3 हो गया, और एक चौथा टॉनिक, काली दवाई, पीली दवाई, एक कोई से देगा, 4। तो रसायन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक के साथ दूसरा मिलाने से उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। आप 200 लीटर पानी में 4 चीज़ें डाल रहे हो, तो वो थ्रिप्स वाली थ्रिप्स को काम करेगी और माइट्स वाली माइट्स को काम करेगी। पानी में मिलती नहीं, अलग अलग रहती है क्या? नहीं रहती, फिर भी हम वैसे ही मिलाकर डालते हैं। एक्चुअली जो हाईटेक फार्मिंग करते हैं ना, एक बार में एक तरह का केमिकल कंपोजिशन का कंटेंट का स्प्रे करते हैं, मिक्स नहीं करते। जैसे आपने अभी सबके पास मोबाइल है, मुकेश काका ने जियो को सस्ता किया तो सबका इंटरनेट चल रहा है, हम रोज़ यूट्यूब देखते हैं, रील भी देखते हैं, उसमें आप वेजिटेबल की हाईटेक फार्मिंग या ज़्यादा लार्ज स्केल वेजिटेबल फार्मिंग अगर देखोगे तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी खेती करते हैं वो एक बार में एक ही दवाई का स्प्रे करते हैं, दूसरे दिन दूसरी दवाई का कर देंगे अगर आवश्यकता है तो, मिक्स नहीं करते। और फफूंदीनाशक के लिए जड़ में सही काम करते हैं और सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक देते हैं, बार बार स्प्रे से नहीं देते हैं। पौधे का, प्लांट का पूरा ओरा ही टॉलरेंस हो, जिसमें रोग प्रतिकारक क्षमता हो और वो रोगों से लड़ ले, इस तरह का 15 दिन में एक बार आपके टमाटर को कार्बनडिज्म का ड्रिप से एकड़ पे 200 ग्राम का ड्रेंचिंग करना है, 2 दिन पानी बंद करना है, 1 एकड़ पे 200 ग्राम, अपनी भाषा में बावेस्टिन, उसका ड्रिप से दिया, 2 दिन पानी बंद किया। तो जब भी फफूंदीनाशक दोगे, पानी बंद करोगे, तो वो पानी ढूंढने के लिए ज़्यादा चीज़ों को अपटेक करेगा, तो सारा का सारा फफूंदीनाशक वो अपनी बॉडी में लेगा और वो सिस्टेमेटिक रूप से पूरी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता बनाएगा। अब स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं फफूंदीनाशक की, अगर दिमाग में है कि देना ही है। जितना बार बार फंगिसाइड हम देंगे उतना ज़्यादा आपको बैक्टीरिया डालना पड़ेगा, वरना वो मित्र शत्रु सारे बैक्टीरिया को मारता है। आपने फफूंदीनाशक डाला, अब उस फफूंदीनाशक को ये पता है कि
पीएसबी केएसबी एजोटोबैक्टर को नहीं मारना है, केवल जो मेरे पौधे की ब्रांच को खा रहा है सड़ा रहा है उसी को मारना है, ऐसा उसको पता है? वो जहाँ गया सब खत्म। तो मित्र भी खत्म जो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करते, शत्रु भी खत्म। अब मित्र खत्म हो गए तो नई ग्रोथ, नए फुटान, नए अपटेक के लिए सारी प्रक्रियाएं खत्म आपके पास। अब आपको मार्केट से ज़्यादा टॉनिक देना है, ज़्यादा दवाइयाँ डालना है, तो फफूंदीनाशक खेत में ज़्यादा बार बार उपयोग नहीं करना है। दवाई डालने के लिए जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, तो सेफ सबसे अच्छी दवाई थ्रिप्स के लिए है। अगर मैं दवाई के टर्म में बात करूँ आपकी भाषा में, अभी मेरी भाषा मैंने चालू नहीं करी है, आपकी भाषा में बात करूँ तो एक आती है स्पिनोसेड, डव एग्रो का आता है, जिसके डिबिया के ऊपर कॉटन का डेंडू बना हुआ रहता है, ट्रेसर स्पिंटार है ना, बायर का आता है, डव एग्रो का आता है। वो सबसे सेफ दवाई है और वो रासायनिक नहीं है, बैक्टीरियल है। वो दवाई ऑलराउंडर है, थ्रिप्स पे काम करती है, इल्ली पे काम करती है, माइट्स पे काम करती है। वो दवाई निकली थी कपास के डेंडू के अंदर जो इल जाती है उसको मारने के लिए, इसलिए उस बोतल के अंदर कपास का बोल बना हुआ है, घेटे का फोटो है। बट वो सबसे ज़्यादा काम करता है थ्रिप्स पे, माइट्स पे। और उसके अंदर एक वो गन्ने के रस से निकल के बनता है, तो उसके अंदर एक टॉनिक है जो प्लांट को बूस्ट करता है। जब ऑलराउंडर स्प्रे करना हो, दिमाग में है कि दवाई ही डालना है पैसे बिगाड़ करके, तो ट्रेसर डालना है और उसमें केमिकल नहीं है। वो दवाई डालने के बाद आप मार्केट को शुद्ध ऑर्गेनिक फूड दे सकते हो। ठीक है, अभी हमें अगर दवाई की तरफ ही नहीं जाना है कि हमें पैसे बचाना है, हमें पता नहीं टमाटर क्या क्रेट बिकेगा, 20 रुपये क्रेट बिकेगा या 150 रुपये क्रेट बिकेगा, 250 बिकेगा, तो मिट्टी का स्प्रे करना है। मिट्टी का स्प्रे, किसका? मिट्टी का स्प्रे। बतला तो पहले मिट्टी के स्प्रे का एक बैकग्राउंड समझ लो कि वो क्या चीज़ है। जैसे मैंने डव एग्रो का बताया, ट्रेसर का, कि वो सबसे अच्छा है। अगर दवाई डालना ही है तो वो डालो, क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन, एमिडाक्लोपिड मत डालो, वो आपको भी खराब करेगी, उस फल को भी खराब करेगी। अब हम जा रहे हैं मिट्टी के स्प्रे, इसको मैंने बतलाया है वीएम स्प्रे। मिट्टी के स्प्रे की रचना भारत के एक बड़े कृषक जो वैज्ञानिक की गिनती में आते हैं, उनका नाम है चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी। ये हैदराबाद के हैं। इनको मिट्टी का स्प्रे का खोज करने के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, जब इन्होंने मिट्टी के स्प्रे की खोज करी थी। मिट्टी का स्प्रे जब हम पेड़ पौधे पर करते हैं तो हमें थ्रिप्स नहीं आता, पौधे में माइट्स नहीं आता, किसी भी तरह के रस चूसक कीट, पफूंद, तुड़तुड़े, महुआ, मक्खी, मच्छर हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करते। इल्ली हमारे पौधे को खाता नहीं। उसका पूरा साइंस में बतलाऊंगा। जब ये मिट्टी का स्प्रे का खोज किया तो उन्होंने पेटेंट फाइल किया। उनके पास आज रामा रेड्डी जी के पास पेटेंसी है मिट्टी के स्प्रे पे कि इंडिया के बाहर कोई स्प्रे कर रहा है तो उनको रॉयल्टी जाएगी। तो जॉर्ज बुश को ये पता चला कि पेटेंसी किसी ने फाइल करी है, तो वो उनके घर आए हैदराबाद, उनसे मिल के गए, अमेरिका के लिए कुछ एडिशन उनसे डेटा लेके गए, और अमेरिका के जितने भी बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं उनके फल फ्रूट सब्जियां मिट्टी के स्प्रे से आती है। और वहीं की सिंजेंटा, बायर, केमिनोवा हमारे हिंदुस्तान में केमिकल देती है। और जो केमिकल बेच रहा है उनके घर में मिट्टी के स्प्रे होते हैं, उनके टमाटर, भिंडी, करेला, खीरा के लिए। ये हकीकत है। और चिंतला वेंकटा रामाडा रेड्डी जी आज भी जीवंत हैं, हैदराबाद रहते हैं, मेरे अच्छे गुरु हैं, मित्र हैं। आप लोग चाहो तो जाकर मिल सकते हो। अब उसका साइंस क्या है मिट्टी के स्प्रे का, और वो करता क्या है? किसी भी प्लांट के अंदर सवेरे सूर्य उदय होते समय जो उसके पत्ते हैं उसके अंदर ऊपर छेद है ना, रोम छिद्र है। वो रोम छिद्रों से जैसे ही पहले सूरज की किरण आई तो वो एक हल्का सा चिपचिपा पदार्थ देता है, और वो चिपचिपा पदार्थ अपनी खुशबू बिखेरता है। जैसे टमाटर का पौधा है तो वो उसकी सेंस बिखरेगा, उसकी खुशबू बिखरेगा। भिंडी का पौधा है तो उसकी खुशबू बिखरेगा। करेला का पौधा है तो उसकी खुशबू बिखरेगा।
सूर्योदय के समय पहली रोशनी पे वो चिपचिपा पदार्थ पत्ते पे आता है, खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू बिखेरने से थ्रिप्स, माइट्स, जेसिड, एफिड, इल्ली पत्तों के ऊपर आते हैं। उनको लगता है ये हमारे खाने की जगह है। उसने खाना परोसा पत्ते ने, वो आए, उस लिक्विड को चूसना चालू किया, पत्ते के क्लोरोफिल को खाना चालू किया। उससे हमारे पौधे की मांसपेशियां पत्ते की ख़त्म हुई। उसने धूप में फोटोसिंथेसिस में खाना बनाना कम किया, तो उसकी बॉडी में डिस्ट्रैक्शन आना चालू हुआ। अब ये पत्ता क्या करता है? भोजन तैयार करता है धूप में। क्या भोजन तैयार करता है? वो तैयार करता है सुक्रोज। कोई भी हरा पत्ता किसी भी फसल का, करेला हो, केला हो, भिंडी हो, टमाटर हो, खीरा हो, मिर्च हो, XYZ हरा पत्ता 1 स्क्वायर फीट का 8 से 10 घंटे का जो रोशनी है दिन का, उसमें 4 ग्राम सुक्रोज बनाता है। अब मैं आपकी बात को साइंस से भी जोड़ करके ऐड कर रहा हूं, जिसको लिखना हो लिखो, वरना ये जो वीडियो है ये आपको YouTube पर मिलेगा, है ना। अभी एक हरा पत्ता 1 स्क्वायर फीट का, 50 हरे पत्ते मिलके भी 1 स्क्वायर फीट हो सकते हैं। 1000 हरे पत्ते मिलके, मिर्ची के छोटे छोटे पत्ते हैं, वो 1 स्क्वायर फीट हो सकता है। तो 1 स्क्वायर फीट का हरा क्लोरोफिल वाला पत्ता एक दिन में जब 7000 फुट कैंडल रोशनी से 10,000 फुट कैंडल रोशनी होती है तो 4 ग्राम सुक्रोज बनाता है। वो सुक्रोज पौधा अपनी बॉडी से नीचे ले जाता है शाम को सूर्यास्त के बाद में। तो नीचे ले जाने में एनर्जी लगती है, तो 1.5 ग्राम एनर्जी उसकी व्यय होती है उसकी ट्रेवलिंग में, उसके बॉडी के पार्ट्स में। 4 ग्राम से 2.5 ग्राम तक पहुंचता है उसकी जड़ों के पास। अभी वो सुक्रोज उसने बनाया दिन में 4 ग्राम, नीचे शाम तक पहुंचा 2.5 ग्राम। ये पर डे की प्रक्रिया है। अभी ये 2.5 ग्राम है, ये सभी प्लांट के लिए है। मैं वही बात बता रहा हूं, केले में भी यही होता है, मिर्च में भी यही होता है, सोयाबीन में भी यही होता है। अभी ये जो 2.5 ग्राम सुक्रोज पहुंचा, ये जो आपके करेले की जो जड़ें हैं, टमाटर की जो जड़ें हैं, ये वाइट आगे बढ़ती रहती, इसमें सफ़ेद सफ़ेद रुएं निकलते रहते हैं, वहाँ से हल्का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो 2.5 ग्राम सुक्रोज निकलता है। वो पौधा अपनी बॉडी से देता है जड़ों में। ये सुक्रोज उसके लिए नहीं है, ये उसने जड़ से बाहर निकाल दिया। अब इस जड़ों के पास कौन है? PSB, KSB, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, सभी तरह के बैक्टीरिया। जैसे ही हमने फफूंदीनाशक की ड्रेंचिंग करी, बैक्टीरिया खत्म। जैसे ही हमने ज्यादा मात्रा में यूरिया, DAP, पोटाश डाला, बैक्टीरिया खत्म। हाँ, तो जो दिन में उसने भोजन बनाया, शाम तक जड़ों पे फैलाया, वो भोजन को, सुक्रोज को खाएंगे बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया खाएंगे और वो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहने के बाद वो क्या एक काम करेंगे, मिट्टी के पार्टिकल पे जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन है उसको इकट्ठा करेंगे और जड़ों को अवेलेबल कराएंगे। अगर पौधा दिन भर में सुक्रोज नहीं बना करके PSB, KSB को दे, तो जो मिट्टी में भोजन पड़ा है उसको अवेलेबल कराकर जड़ों में कोई खिलाकर लाने देने वाला नहीं। ये एक दूसरे के पूरक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इधर सुक्रोज बनना बंद, इधर बैक्टीरिया खत्म, इधर हमने DAP डाल दिया, पोटाश डाल दिया, यूरिया डाल दिया, उसको इकट्ठा करके पौधे की जड़ों के पास लाना क्रिया बंद। तो जब हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं, वापस मैं पॉइंट पे आता हूं, जब हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो ये पत्तों के फोटोसिंथेसिस के ऊपर मिट्टी पानी के साथ मटमेला एक लेपन तैयार करके लगता है। अभी जो सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में लाइट आया और उस पत्ते के रोम छिद्र से हल्का हल्का चिपचिपा पदार्थ बाहर आया, तो उसकी जो खुशबू जाती, उसकी बजाय आपने मिट्टी के पानी का स्प्रे किया, मटमेले पानी का, तो वो रोम छिद्र में मिट्टी के हल्के हल्के कण लग गए। अभी आपकी खुशबू कौन सी जाएगी उड़ के? मिट्टी की खुशबू जाएगी। पहली बारिश होती है, 50 किलोमीटर दूर होगी, खुशबू क्या आएगी? सौंधी सौंधी खुशबू आएगी मिट्टी की। तो जब आपने मिट्टी का स्प्रे पत्ते के ऊपर किया तो पहला सेंस मार्केट में क्या गया कि ये तो मिट्टी की खुशबू है, ये पत्ता हरा दिख रहा है पर मेरे खाने के लिए नहीं है,
यहाँ से साइंस चालू होता है कि रस चूसक कीट, इल, मच्छर, मक्खी आपके पत्तों पर आते हैं, बैठते हैं, खा नहीं पाते हैं। आपने थ्रिप्स को देखा होगा, थ्रिप्स कितनी बड़ी आती है। ये अंगूठा का नाखून जो है, इस पे मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार थ्रिप्स आ जाएगी। इतनी छोटी आती है, जिसको हम, वो हिलती है तो समझ में आता है कि अच्छा ये हिला। सुई के नोक के बराबर ऐसे कुछ आती है ना, मोटी सुई के नोक के बराबर। और उस थ्रिप्स के सामने ऐसे दांत आते हैं, ऐसे 2 कंगे आते हैं, जिससे वो पत्ते को कुरेदता है, ऊपर की लेयर हटाता है, हरा क्लोरोफिल चूसता है। थ्रिप्स जहां बैठता है वहां के फल में और पत्ते में खुरचन दिखती है। उसके जाने के बाद जब नमी आती है तो वहां स्क्रैचेस दिखते हैं, छिला हुआ दिखता है। थ्रिप्स क्या करता है, छीलता है चमड़ी को प्लांट की। जब थ्रिप्स हमारे अंगूठे पर 3000 बैठ सकती, इतनी छोटी आती है, तो उसकी आंख और उसके सेंस कितने छोटे होंगे। हाँ, अब आपने एक 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी डाली है, 2 दिन उसको गलाया है और उसको कप्पड़ छान करके आपने मटमेला पानी स्प्रे कर दिया पत्ते के ऊपर, तो पत्ता तो दूर से हरा दिख रहा है। पानी सूखने के बाद उसके हल्के हल्के मिट्टी के कण, वो जो रोम छीद रहे हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो थ्रिप्स को बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला दिखेगा। अभी थ्रिप्स की आंखों से देखो, उस पत्ते के ऊपर क्या दिखेगा, मिट्टी का ढेला। अभी वो थ्रिप्स खुद इतना छोटा है और हमने मिट्टी के छोटे पार्टिकल उस पत्ते के ऊपर स्प्रे करके चिपका दिए। तो वो थ्रिप्स जब उस हरे पत्ते के ऊपर जा रहा है, दूर से तो दिखा हरा पत्ता, पास में जाके बैठा, अभी क्या दिख रहा है, मिट्टी 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 सभी जगह। किसका भोजन है मिट्टी, किसी का नहीं। मिट्टी कोई खाता है नहीं, उसको सेंस समझ में आएगा ये जगह मेरे लिए नहीं, गलत जगह आ गया, उड़ के दूसरे पत्ते पे, वहाँ भी मिट्टी का स्प्रे, तीसरे पत्ते पे वहाँ भी मिट्टी का स्प्रे। एक तो खुशबू गई मिट्टी की तो कम आएंगे, दूसरा जो भूख के मारे तड़प रहे थे वो आकर बैठ गए, वो खा नहीं पाएंगे क्योंकि उनको दिख रही मिट्टी। अभी तीसरा, जो मरता क्या ना करता उस मिट्टी के साथ में उस हरे पत्ते को खाएगा, उसके पेट में मिट्टी भी जाएगी, हरा पत्ता भी जाएगा। बहुत सारे ऐसे रस चूसक कीट और इल्लियां हैं जिनकी आते होती नहीं, जो मिट्टी पचा नहीं सकते। ये साइंस है, इसलिए मिट्टी का स्प्रे वर्क कर रहा है। जब वो मिट्टी एक बार खा लेता है तो वो पचती नहीं, अगले को भूख बाद में लगती नहीं, उसकी अगली प्रक्रिया होती नहीं और वो यहाँ से विदा हो जाता है। ऐसे काम करता है मिट्टी का स्प्रे। तो हमने किसी को मारा नहीं, भगाने की प्रक्रिया करी। हम जब केमिकल डालते हैं तो केमिकल क्या करता है, वो रोम छिद्र से प्लांट के अंदर जाता है, वो प्लांट खुद केमिकल से ग्रसित हो गया। आपने इमिडाक्लोपिड डाली वो सिस्टेमेटिक है, आपने एकतारा डाली वो सिस्टेमेटिक है, आपका जो वो टमाटर जो लगा उसमें भी एकतारा का सेंस है, उसमें भी इमिडाक्लोपिड का सेंस है। वही जो मंडी में खा रहे हैं हम लेकर के, आज मेरे यहाँ जो गिलकी की सब्जी बनी होगी, टमाटर की सब्जी बनी होगी, वो सारी की सारी मुझे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ डल के आई, पर विकल्प बनी है। तो वही सेंस हमको कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं। चलते चलते हार्ट अटैक आ गया, तो मिट्टी का स्प्रे क्या करता है, अगर टमाटर में आ भी गया तो मिट्टी से ही तो उगा है, वही तो हमारी जीवन ही दाहिनी मिट्टी है, उसको हम खाएंगे तो ही अच्छे रहेंगे। तो ये साइंस है मिट्टी के स्प्रे का, ठीक है। इसके साथ में हमने बोला यस, जैसे धूप की पेड़ की छाया में पौधे पनपते नहीं है, कम पनपते हैं, कम पनपते हैं, तो ऐसे मिट्टी की छाया नहीं हो जाएगी पेड़ पर भी? हाँ हो जाएगी। अब मैं उसी पे आ रहा था आगे। यस यस, आ जाओ कुलदीप, अंदर आओ। अंकित कौन है, महेश जी, आ जाओ आ जाओ। या बिल्कुल। चेयर ले लो बाहर अगर बैठना है तो। अभी पत्ते के ऊपर अगर मिट्टी की लेयर चढ़ गई तो क्या वो भोजन बनाएगा, क्या वो पनपेगा, क्या वो चलेगा, ये क्वेश्चन है। और इसी पे मैं आ भी रहा था कि मिट्टी की स्प्रे बनाना कैसे है। मिट्टी का स्प्रे केवल कीट पतंग तुड़तुड़ा मक्खी को भगाने तक नहीं है, उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन है, वो प्लांट में अंदर भी जाता है, उसको हष्ट पुष्ट भी करता है। पर पूरी मिट्टी का लेपन नहीं करना है। जैसे ये दीवार पे आपको ये गोबर का लेपन दिख रहा है, ऐसे लेपन नहीं करना है ताकि दीवार ही ना दिखे, पत्ता ही ना दिखे। हमें करना है कपड़ छान करके, उसकी प्रक्रिया है। खेत के बाहर जहां पर भी डीएपी यूरिया पोटास कभी नहीं डाला,
जहाँ हमने कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया वहाँ पर कम से कम 5 से 6 फीट गड्ढा करना है, गहरा गड्ढा करना है। उस गड्ढे की ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है, ऊपर की, बीच की, मिडिल की, लास्ट की, सारी मिट्टी लेना है। ये मिट्टी लेना है कम से कम 10% पानी में। अगर 100 लीटर पानी है तो 10 किलो, ज़्यादातर किसानों के पास 220 लीटर का बैरल होता है, तो 20 किलो मिट्टी कम से कम। 30 लोगे तो भी चलेगा, मैक्सिमम 15%, मिनिमम 10%। 200 लीटर पानी में 20 किलो जंगल के गड्ढे की ऊपर से नीचे तक की मिट्टी। 200 ग्राम वाइसेनोमेटा। वाइसेनोमेटा के अंदर होता है सुक्रोज और गोवर्क, वो बतलाता हूँ मैं क्या काम करेगा। ये 2 चीज़ लेना है। उस ड्रम में लकड़ी डालना है सीधी, उस लकड़ी के नीचे प्लस का साइन बनाना है। जैसे आप लोगों के यहाँ छाछ बनती होगी, किसी के यहाँ मथनी जो आती है उसके नीचे लट्टू बना हुआ रहता है प्लस, वो पूरे को फेंटता है ना, तो ऐसे सीधी लकड़ी डालना है, सीधी लकड़ी में नीचे प्लस का साइन लगाना है। और मिट्टी क्या करती है, मिट्टी का उसका औरा क्या है, वो धीरे 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 नीचे बैठ जाती है, चिपक जाती है। तो ये प्लस का साइन क्या करेगा, आपको गोल गोल नहीं घुमाना है, इसको ऊपर नीचे घुमाना है, ऊपर नीचे घुमाना है। तो प्लस का साइन जब ऊपर नीचे होगा तो पूरे ड्रम का पानी ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। ये प्रक्रिया में पूरी मिट्टी घुलती है। हमने 5 फीट गहरे गड्ढे से 20 किलो मिट्टी लेकर 200 लीटर ड्रम में डाली। दिन में 2 से 3 बार हिलाना है, कम से कम 2 दिन रखना है, 2 दिन रखना है, ताकि वो पूरा क्ले उसका गल जाए, उसका एसेंस आ जाए। हाँ, अभी उस 2 दिन में आपने 3 से 4 बार उसको हिलाया भी है, गलाने की कोशिश करी है। जिस दिन हम स्प्रे करेंगे, 3 दिन बाद कर सकते हो, 5 दिन बाद कर सकते हो, 10 दिन बाद कर सकते हो, कोशिश करो 2 दिन बाद, फिर कभी भी करो। तो जिस दिन हम स्प्रे करेंगे तो साइड में दूसरा खाली ड्रम रखना है। अभी ये मिट्टी से भरा हुआ पानी का ड्रम है, साइड में खाली ड्रम रखा, एक कपड़ा रखा, उसमें साड़ी धोती का छिरहिरा कपड़ा रखा, जो कचरा कूटा बाहर रखेगा। इसको हिलाते जाओ और कपड़ छान किया तो मोटा मिट्टी का ढेपा, लकड़ी, कंकर, पत्थर बाहर रह गए। एक बार कपड़ छान किया। अब ये जो ड्रम है, इस ड्रम को धो के खाली करो और वापस इस ड्रम में दोबारा कपड़ छान करो, इसको फिर हिलाते जाओ, दोबारा कपड़ छान करो। तो अब आपके पास बचा मटमैला पानी, कीचड़ नहीं, कंकर पत्थर नहीं, प्लास्टिक, लकड़ी, कूटा कचरा उसके अंदर है, वो कुछ भी नहीं। 2 बार कपड़ छान करना है तो मटमैला पानी बचेगा। और ये पानी भी अगर आपने 1 से 2 घंटे छोड़ दिया तो धीरे 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 हल्का नीचे बैठेगा। तो जब आप स्प्रे करो तो इसको हिलाते हिलाते ही ड्रम भरो, और जो स्प्रे कर रहा है उसको बोलना है आपके पीछे पीठ को हिलाते रहना है जब आप स्प्रे कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया में आपने मिट्टी के पत्ते पर मिट्टी का लेपन नहीं किया, हल्का केवल मटमैला पानी दिया। तो वो जो थ्रिप्स माइट्स वहाँ जाएगा ना, तो उसको दिखेगी मिट्टी। हम अगर 1 फीट दूर से देखेंगे तो हमको दिखेगा हरा पत्ता, तो उसके फोटोसिंथेसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 एकड़ में कितना लगेगा, सब कितने ड्रम लगेंगे? ये डिपेंड करेगा आपके पौधे की हाइट कितनी है, उसकी ब्रांचेस कितनी है। धान लगी, धान सबसे बढ़िया चीज़ है मिट्टी के स्प्रे को सोखने के लिए। 1 एकड़ में आपको छोटा धान है तो आधा ड्रम लगेगा, फुल वयस्क हो गया तो 1 ड्रम लगेगा एक स्प्रे में। इसमें पानी अलग से नहीं, वो मिट्टी का वही पूरा का पूरा करना, अलग से कुछ नहीं करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को कोई फर्क तो पड़ता है कि? वही मैंने समझाया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पौधा अच्छा प्रकाश संश्लेषण करेगा। पौधे को चाहिए 5000 से 9000 फुट कैंडल रोशनी। भर गर्मी में दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे पास 12000 फुट कैंडल रोशनी मिलती है, वो ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा पॉली हाउस के अंदर, शेड नेट के अंदर फसलें अच्छी होती है, वो ज़्यादा रोशनी को कम करते हैं। तो ये जो मिट्टी का स्प्रे है हल्की सी महीन सी लेयर चढ़ाएगा, बट दिक्कत कुछ नहीं है। पौधा हरा ही दिखेगा, हमको दिखेगा तो सूर्य भगवान को भी हरा ही दिखेगा, तो फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी। जी हाँ। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में प्लांट स्वस्थ रहता है। आपके चावल के बारे में अगर मैं बतलाऊं तो चावल पर रामा रेड्डी जी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है।
और चावल पर जब हम नर्सरी बोते हैं, जब से लगाकर चावल कटने तक, अगर हर 7 से 10 दिन में मिट्टी का स्प्रे किया, नर्सरी में भी और फील्ड में भी, दूसरा ना कोई खाद डाला ना कोई दवाई डाली, तो वो जो चावल निकलता है उस चावल से आँखों की रोशनी बढ़ती है। ये रिसर्च पेपर में है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम कालाहांडी जो तहसील है उड़ीसा में, वहाँ पर चावल हम बेचते हैं 300 रुपये किलो, मिट्टी की स्प्रे वाले ऑर्गेनिक चावल बनाकर। वहाँ पर कई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियाँ हैं जो किसान पाठशाला की आइडियोलॉजी पर मिट्टी का स्प्रे करके चावल बना रही हैं। कुछ छत्तीसगढ़ रायपुर में है, वहाँ पर वो चावल की खेती करते हैं, तो केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं। और जिनको सूर्यास्त के बाद दिखता नहीं, रतौंधी आती है, मिट्टी के स्प्रे के चावल जो खाते हैं उनकी वो आँखों की रोशनी आ गई है वापस। बट दूसरा स्प्रे नहीं चाहिए उसमें, न केमिकल का न फंगीसाइड का, और चावल में जो सुंडी लगती है उसके भी स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। हम जीवामृत के घनजीवामृत के माध्यम से खेती करते हैं, बहुत बढ़िया। पर एक आखिरी के स्प्रे हमको करना पड़ता है जहर का, मतलब कीटे आ ही जाते हैं, कीटे आ ही जाते हैं, एक स्प्रे करना पड़ता है। आप चावल में एक बार प्रयोग करके देखो, केवल यही स्प्रे करो। आप गूगल पे सर्च करोगे वीएम स्प्रे, तो आपको ढेरों लेख मिलेंगे। जो प्रोडक्ट आप जो आपने बताया वो कहाँ मिलेगा? वो मिल जाएगा यहाँ पर आपको। सुक्रोज बेसिकली उसका मेन कंटेंट है अंदर, सुक्रोज और गोअर्क के साथ में वाइसेनोमेटा नाम से प्रोडक्ट मिलेगा, पूरे भारत में अवेलेबल है। ऑनलाइन घर पे होम डिलीवरी होगी, यहाँ से आपको उसका डेटा मिल जाएगा। तो मतलब एक ड्रम में कितना डालना? 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। अगर आपका 200 लीटर में काम होता है 200 लीटर तो 200 ग्राम। क्या कॉस्ट है उसकी? 200 ग्राम 200 रुपये का होगा लगभग। कॉस्ट उतनी मायने नहीं रखेगी, जो आपके पास असर होगा और काम होगा। ठीक है, पर भाई आप बोलो कि 2000 रुपए की है, मतलब वही 4000 रुपए की बोतल जो आपकी दवाई आती है वो 6000 रुपए की आ रही है, 2000 रुपए की। उस पर जाओ ही मत। हाँ, ठीक। आप सिंगल मिट्टी का स्प्रे करोगे वो भी बहुत जादू का काम करेगा। पर जब प्लांट कोई सा भी हो, किसी भी टिश्यू कल्चर में जाओगे तो आपको सुक्रोज से लिंक करना है। हम सभी को एग्रीकल्चर से सभी साइंटिस्टों ने सुक्रोज से दूर रखा है। गोअर्क भी आपने बोला? हाँ, उसके अंदर गोअर्क है। मैं बतलाता हूँ उसका क्या है कॉम्बिनेशन, वाइसेनोमेटा क्या है। कुदरती तो ये 200 लीटर में कितना डालना है फिर अब? उसमें डालना है क्या? नहीं, मिट्टी और बस ओनली मिट्टी। एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास कई सारे बलराम हैं भारत में जो सिखा रहे हैं, हाँ, और सबकी अपनी अपनी विधियां हैं। तो किसी ने गोकल्चर बताया, किसी ने जीवामृत बताया, किसी ने 10 पर्णी अर्क बताया, किसी ने केवल गोमूत्र बताया, कोई मिट्टी का स्प्रे बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अनेकों रास्ते हैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के, और सारे रास्ते हैं व्यस्त रहो और मस्त रहो। रिजल्ट किससे आएगा ये गौण है। पालेकर जी का नाम सुना है आपने? सुभाष पालेकर जी, 10 पर्णी अर्क जो आप गोअर्क, हाँ, मतलब उसी से कर रहे हैं हम शिविर के। बहुत अच्छे गुरु हैं। लगभग मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया था 2012 और 14 में। 2012 में उनका हमने सबसे पहला खरगोन में शिविर कराया। खरगोन के बाहर गायत्री मंदिर है, वहाँ पर हम 450-500 किसान थे। जब से हाँ मेरजा में वहाँ पर सीखा। 3 दिन का शिविर था, डायरियाँ भर दी। पाठशाला उनकी अटेंड करने के बाद लगा अब मैं दुनिया जीत गया। जैसे आज आप यहाँ से निकलोगे तो आपको लगेगा कि मैं दुनिया जीत गया, अब मैं खेती कर लूँगा। ऐसा लगता है जब हम कहीं सीखने जाते हैं, बाहर निकलते हैं तब। उसके बाद एक बार हमने इंदौर में कराया, एयरपोर्ट के पास में, जहाँ 5,500 किसान, मैं भी था उसमें। आप भी थे। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, जब तक चले, पिन ड्रॉप साइलेंट। हाँ, वो शिविर में भी पार्टिसिपेट करवाने में और बनाने में मैं खुद था साथ में। बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, सबसे अच्छी बातें बताई है उन्होंने। मुद्दा केवल ये है कि वो 3,000 किसानों में से आज कितने फॉलो कर रहे हैं? ये बात है। 3 भी नहीं है। नहीं, मैं तो आप पूर्ण फॉलो नहीं कर रहे हो। अपने खेत में झांक कर देखो। आपने अभी कबूल किया कि लास्ट में एक दवाई कर, ये तो बात है ना। फॉलो कौन कर रहा है 100%? उन्होंने बोला एक खेत में 5 फसलें लगाओ, आच्छादन करो, पानी अंतर्वर्ती देना है, एक में देना है, एक को खाली रखना है, एक में देना है, और स्प्रे घन जीवामृत और जीवामृत करना है। आपके खेत में कितना फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। मुद्दा इतना है
कि हमारी रोजमर्रा की चीजों के साथ हम खेती करते हुए कॉमर्शियल फार्मिंग में हम क्या ऐसा करें कि केमिकल ना जाए पब्लिक के पास, हमसे पैसा ज्यादा ना जाए और मेरी फसल अच्छी पके। ये कॉम्बिनेशन चाहिए। पालेकर जी से खूब सीखा, आज भी सीख रहा हूं। ऐसे अनेक पालेकर जी हैं जिनसे मैं सीख रहा हूं। 2006 से जब से किसान पाठशाला चालू किया आज तक मैं सीख ही रहा हूं। शायद आपसे मैं जो अभी प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे भी मैंने सीखा कि किसके क्षेत्र में किसके गांव में क्या हो रहा है। तो सीखना तो लास्ट तक है, बट ये सब सीखने के बाद एक आखिरी निचोड़ बनाया हमने, लास्ट निचोड़, जिसको आज 2025 में मेरे भारत का किसान अप्लाई कर दे, केमिकल फ्री अन्न बाहर जाए और जेब का बजट कम लगे। ये कॉम्बिनेशन चाहिए, वरना आपका कितना भी ज्ञान है, कितना प्रवचन दे लो, कोई काम का नहीं है अगर आपने अपने खेत में जाकर अप्लाई नहीं किया। आप इतनी दूर से आए हो 200 किलोमीटर से, मैं बहुत अच्छी बातें बतलाऊं, कल वो बात आपके खेत में एप्लीकेशन होना चाहिए, तो यहाँ आने का मतलब है। अगर नहीं एप्लीकेशन हो रही है तो सीखना सिखाना डायरी में धरा हुआ रह जाएगा और आप घर जाकर फिर केमिकल डालोगे। तो कुछ 3-4 बातें केवल हमने एडॉप्ट करी है। पूरे भारत के कई एग्रोनॉमिस्ट, पढ़े लिखे, मन से किए, साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट, ऐसे भी जिनके मैंने लेक्चर अटेंड किए, जिनसे सीख रहा हूँ आज भी मैं, सबका निचोड़ ये है कि आपको दवाई अगर स्प्रे करना है तो सबको भूल जाओ, केवल मिट्टी का स्प्रे, सबका एक इलाज है। खाद अगर डालना है तो भट्टी खाद डालना है। ये 2 इलाज हो गए, आपका दवाई पूरा बचा लिया, खाद आधा कर दिया, भट्टी खाद बना के डालना है। तीसरा, कोई सी भी फसल की खेती करो, 70-30 फार्मिंग करना है, आच्छादन वाली। जहां भी पानी दे रहे हो वहां पर कचरे की मल्चिंग होना चाहिए। अगर फ्लड से दो तो फ्लड के पास में, ड्रिप से दो तो ड्रिप के नीचे। ये 3 मूलभूत साइंस है, इसके इर्द गिर्द आप कोई से भी खेती करो। खाद जो भी डालो डायरेक्ट केमिकल नहीं डालना है, पहले उसको खेत के बाहर डाइल्यूट कर लो, भट्टी बना करके मिट्टी गोबर के साथ मिक्स करके 7 दिन सड़ा कर उस डीएपी का सेंस निकाल करके फिर खेत में डालो। दवाई डालना है तो केवल मिट्टी का स्प्रे करो, और पानी देना है तो उस जगह पर जहाँ पौधे की जड़ें बढ़ रही है वहाँ पर कचरा मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग, जो भी आच्छादन कर सको, बट आच्छादन करो। सर आप जो बोल रहे हो खाद को सड़ा लो, इसमें वेस्ट होगा कि नहीं होगा? वेस्ट नहीं होगा, बेस्ट होगा, बतलाता हूँ। जी, जैसे आपने बताया कि डीएपी अपने गोबर में मिलाना है और उसको भट्टी खाद बनाना है, तो क्या डीएपी गोबर के जीवाणु नहीं मार पाए? पूरा मार देगा। मैं उसको समझाता हूँ, प्रक्रिया पूरी बतलाता हूँ। एक्चुअली ये प्रश्न आना चाहिए जब भी आप अच्छे से समझ पाओगे। जब हम डीएपी की बोरी या एसएसपी की बोरी खेत में डालते हैं तो खेत में क्या करता है वो? एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, एक उदाहरण एक खाद का ले रहा हूं मैं, उससे सबको आप लिंक करोगे। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जिसके बैग के अंदर लिखा होता है P2O5, उसका केमिकल कंपोजिशन है वो P2O5। पौधे को क्या चाहिए? P+। P2O5 पौधा खाता नहीं, डायरेक्ट एसएसपी आपने पौधे की जड़ में डाला, मरेगा वो, पौधा मरेगा। वो खेत में जाएगा, खेत में हमारे पास फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया होंगे, पीएसबी होंगे, राइजोबियम होंगे, तो वो फास्फोरस को कन्वर्ट करेंगे P2O5 को P+ में, तो पौधा खाएगा। अभी एक तो ये है कि हम डायरेक्ट एसएसपी खेत में डाल दें, तो एसएसपी के अंदर क्या चीज़ें हैं? 16% फास्फोरस। अभी ये जो 16% फास्फोरस है, अगर 100 किलो एसएसपी डाला तो कितना जाएगा? 16% मतलब 16 किलो। बाकी का उसके अंदर है एसएसपी नहीं, या तो कुछ में कैल्शियम सल्फर आता है, कुछ में केवल मिट्टी आता है, ठीक है। अभी 100% में से 16% बाहर किया आपने, आपके पास क्या बचा? 84% आपके पास वो चीज़ें हैं जो मिट्टी को चाहिए नहीं। दूसरा, जितना फास्फोरस हम डाल रहे हैं उसका 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। अभी 16% का 20% कितना लगेगा? 16 दूनी 32, 3 किलो 200 ग्राम
खेत में पौधे के लिए है। आपने डाला कितना? 100 किलो, लग रहा है कितना? 3 किलो 200 ग्राम। तो बाकी का आपका 96 किलो 800 ग्राम क्या है? हमारी मिट्टी को खराब करने का वेस्टेज जो हम पैसे दे करके लाए हैं, मेरे खेत को खराब करो। यही हुआ ना प्रक्रिया। और कभी नहीं मिलता है तो हम लाइन में लगते हैं कि ये सोसाइटी वाला खाद नहीं दे रहा है, झगड़ा करते हैं। 8 किसान मिल के जाएंगे, आज इसको कॉलर पकड़ के खाद लेंगे, पैसे ले, मेरे खेत को खराब कर, जल्दी दे। अभी जो 80% मिट्टी के ऊपर जो फास्फोरस गया, वो फास्फोरस मिट्टी के पार्टिकल को फिक्स करता है, उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करता है, कॉम्पैक्ट करता है। आपके खुद के खेत की मिट्टी, आप क्या कीजिएगा, अभी जब घर जाएं कल, तो जब नमी वाली मिट्टी हो उसको उठाना है, ऐसे उंगली पे रगड़ना है, अंगूठे पे, और आपके ये अंगूठे की लाइनें जो फिंगरप्रिंट है, ये लाइनों में पूरी मिट्टी चिपक जाए और चिकट हो जाए और ऐसे छुड़ाने से ना निकले, फिर सूखने के बाद भी ऐसे कुरे दो तो ना निकले। मतलब आपके खेत का पीएच 9 या 8.5 के ऊपर है और फास्फोरस खूब अच्छे से चिपक गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल के ऊपर। तो इसके लिए भट्टी खाद इसलिए जरूरी है कि जब हम डायरेक्ट खाद डालते हैं तो ये प्रक्रिया होती है, ये हो रही है। पहले जब हम खाद नहीं डाल रहे थे तो बैल के हल से हमारी मिट्टी फूटती थी, ढेपा उलट पलट होता था, हल 1 से 1.5 फीट नीचे जाता था। अभी 50 HP का ट्रैक्टर 9 इंच नीचे ले जाता है, 1-1.5 फीट नहीं जाता। उसके बाद नया आया, चलता नहीं। अब नया आ गया 4 व्हील ट्रैक्टर, 2 व्हील ट्रैक्टर से अंदर जाता नहीं, तो अब आगे के पहिए भी खींचेंगे, पीछे के पहिए धकाएंगे, तो अब वो 1 फीट लेके जाता है। बट जब वो ढेपे निकलते हैं तो किसी किसी के खेत में वो भी नहीं निकलता, तो 2 कंगी का पलाऊ पलटने वाला, उसके बड़े ढेपे निकलते हैं। ये फास्फोरस डाल डाल के फिक्स होने के बाद की प्रक्रिया है, और अंदर जितनी बार जाता है उतनी बार बैक्टीरिया मरता है, जो आपने पूछा। अब इसके विकल्प में हम क्या ऐसा करें कि हमारी मिट्टी खराब ना हो, हमारे खेत के बैक्टीरिया मेंटेन रहें, और हमारा जो फास्फोरस है वो हमने 16% डाला तो कम से कम 16% लगे, 17 ना लगे, 15 ना लगे, 16 लगे। हमने खरीदा 16% का पैसा दिया, बाकी तो 84 तो ठीक है, जो भी मिट्टी ही भेजा है उसने, खदान की मिट्टी जिसमें फास्फोरिक एसिड का स्प्रे करके दिया हमको जिप्सम के ऊपर, तो वो ठीक है, हम जिप्सम डाल देंगे। बट जो 16% है वो फास्फोरस मिले, उसके लिए क्या विकल्प? दूसरा तो कोई तरीका नहीं है। उसका एक ही तरीका था कि आप गोबर पूरे खेत में बिछा के रखो, फिर उसके बाद में फास्फोरस SSP DAP डालो, तो गोबर के बैक्टीरिया, मिट्टी के बैक्टीरिया मिल करके इस फास्फोरस को 28-30 दिन में डिकम्पोस्ट करें और अगले 90 दिन तक लगाएं। DAP, पोटास, SSP जब खेत के अंदर जाता है तो वो 20 से 28 दिन तक डाइल्यूट होने की प्रक्रिया में रहता है। जहां वो दाना गिरा DAP का या SSP का डस्ट गिरा, उसके आसपास कितने बैक्टीरिया हैं जो उसको कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने का टाइम पीरियड 22 से 28 दिन है, और कन्वर्ट होने के बाद 90 दिन तक लगेगा। तो ये प्रक्रिया हम खेत में डालेंगे, उसके बाद होगी। उसकी बजाय भट्टी खाद बनाओगे तो खेत के बाहर ये प्रक्रिया कर लो। वो कैसे करोगे? हाँ पूछिए। जो गोबर के जीवाणु मरेंगे, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कैसे करोगे? आपने एक प्लास्टिक बिछाया, आपका 100 किलो खाद, वो DAP हो सकता है, पोटास हो सकता है, SSP हो सकता है, 12-32-16 हो सकता है, 10-26-26 हो सकता है, जो आपके पास मिलता हो। 50 किलो की बोरी में सोसाइटी से सब्सिडी वाला खाद जो आपको मिलता हो, वो कोई सा भी हो सकता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। 100 किलो खाद, उसके 3 गुना मिट्टी या गोबर या मिट्टी गोबर मिक्स उसमें मिलाना है। अभी आपके पास उसी खेत की मिट्टी ले लो, अपने खेत के बाड़े का गोबर ले लो, तो आपने कितना मिलाया? मात्र 3 गुना। 100 किलो खाद है तो 300 किलो गोबर मिलाया। वो गोबर मिला ही इसलिए हम रहे हैं उसके अंदर कि इसके बैक्टीरिया को तोड़े, सरफेक्टेंट को तोड़े, इस फास्फोरस को रिलीज करे। तो इसमें मिलाते समय ये 3 गुना है, तो 1 से 2 गुना मरेंगे। जो खेत में मरते
वो हमने बोला भैया इसी प्लास्टिक पे मर जाओ जिनको मरना हो जितना। खेत में डालने के बाद पूरे खेत की मिट्टी को खराब करने की बजाय खेत के बाहर प्लास्टिक के ऊपर 3 गुना मिट्टी या गोबर या वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी गोबर मिक्स उसमें डाला, उसको मिक्स किया, उसको फैला दिया हल्का सा, और उसमें थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ी सी मिठास, और उसको प्लास्टिक को कवर कर दिया। अब नीचे प्लास्टिक, ऊपर प्लास्टिक, और जब डीएपी का दाना या पोटास का दाना या फास्फोरस जब बैक्टीरिया के साथ आता है तो गर्म होता है, वो एक दूसरे को तोड़ते हैं। पहले डीएपी का रसायन निकलता है तो बैक्टीरिया को मारता है, फिर बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होती है तो डीएपी के दाने को तोड़ते हैं, वो एक दूसरे में लड़ झगड़ करके गर्म होते हैं, बम ब्लास्ट होता है वहाँ पर। आप हाथ डालोगे 2 दिन बाद तो गर्म लगेगा, हाथ जाएगा नहीं अंदर। तो 3 दिन उसको रखना है, 3 दिन 3 रात प्लास्टिक ढककर, तो वो बनता है गर्म भट्टी। उससे जितने भी नाजुक सॉफ्ट बैक्टीरिया सब मर खप जाते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग है जो 70-80 डिग्री पर टिकते हैं वो बचेंगे। 3 दिन के बाद प्लास्टिक हटाओ, हल्का सा फुडार दो उसको और रात भर हवा निकलने दो। उसके बाद हल्की नमी करो, फिर वापस से ढक दो अगले 3 दिन। तो ये जो 7 दिन की प्रक्रिया है, ये भट्टी खाद में आपका डीएपी है, पोटास है, एसएसपी है, जो खेत में जाकर के 28 दिन लगाता, वो यहाँ पर 7 दिन में रेडी हो गया। 16% फास्फोरस खेत में पता नहीं कितना लगता, यहाँ 16% पूरा का पूरा रेडी है, रेडी टू ईट है। अब ये जो भट्टी खाद 7 दिन के बाद रेडी हुआ, इसको 1 दिन फुडार कर रख दो, गर्म हवा निकलने दो। उसके बाद खेत में आप उपयोग करोगे किसी भी फसल के पास, तो यह केमिकल फ्री भोजन मिलेगा। केमिकल क्या है? P2O5। केमिकल फ्री क्या है? P+। हमारा पौधा क्या उठाएगा? P+। हमारे खेत का pH ज़्यादा है, कम है, बैक्टीरिया है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने रेडी भोजन बाहर ही बना दिया। अभी हमारे खेत में हमको अंतर्वर्ती फसल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए आपके टमाटर को फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आपके केले को, अगर मैं केले का उदाहरण दूं, तो 1 एकड़ से 50 टन केला जाता है, तो उसको साल भर में 65 kg फास्फोरस चाहिए। अब या तो आप अंतर्वर्ती फसल लगाओ केले के आसपास, उसकी जड़ों से फास्फोरस मिले, या आप डीएपी को भट्टी खाद बनाकर केमिकल बाहर रिलीज करके पौधे के आसपास डाल दो। तो डिसीजन हमें लेना है कि हमें कैसे खेती करना है। आपका केला का उत्पादन केला के नाम से हिमालय है, तो क्या उत्पादन आप आता है पर बंच का वजन जो? हर क्षेत्र में अलग अलग आता है। अगर आप यहाँ की बात करोगे, बड़वानी निमाड़ की, तो 20 से 28 किलो के बीच में वज़न आता है एक पौधे पर, फर्स्ट कटिंग का। सेकेंड कटिंग का 28 से 35 किलो का वज़न आता है। थर्ड कटिंग पे यहाँ के फार्मर बहुत कम जा रहे हैं। जिनका थर्ड कटिंग पे आता है, सोहन भाई वीडियो बना रहे हैं, इनके पास 5 कटिंग लिया है, इनका 45 किलो तक वज़न आया है एक बंच पे। अभी यहाँ से हम अगर छत्तीसगढ़ तरफ जाएंगे तो वज़न में चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा। यहाँ से हम महाराष्ट्र में जाएंगे जो आपके बेल्ट में है, तो लगभग यही क्लाइमेट है, 20 से 25 किलो का पहली बार पहले बंच का। मैं एवरेज सभी फार्मरों का रेशो बता रहा हूँ। कुछ फार्मर हैं जो 100% फॉलो कर रहे हैं, उनका वज़न आता है 35 किलो प्लस पहली बार, पहली हार्वेस्टिंग का। तो जैसे ये पर लागत क्या आती है पर पौधे से? बीज वाले जो सीड वो दे रहे पौधा, वो तो 90 और 100 रुपये बता रहे हैं आपके पास पौधे। आपकी लागत क्या आ रही है? ये चैप्टर थोड़ा समझ में आया, भट्टी खाद, वीएम स्प्रे। अपन अब केले पे आते हैं। सोहन भाई चैप्टर चेंज करो। अभी केले की जो फसल है, केले की फसल में